इसके हम लोग प्रथम चैप्टर को देखेंगे जो है वास्तविक संख्याएं। ठीक, तो वास्तविक संख्या इससे पहले भी आप लोग पढ़े हैं पिछली कक्षा में, यानी कि 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या के बारे में। तो उसमें मुख्य रूप से देखे थे कि वास्तविक संख्या के दो प्रकार हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो 10th क्लास के वास्तविक संख्या में इन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के साथ साथ जो प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, उन पर आधारित है कि दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कोई नया चीज नहीं है, इससे पहले आप लोग विभाजन पढ़े हैं, भाग पढ़े हैं, और भाग में हम लोग देखते थे कि जब आप किसी संख्या में, जैसे एक संख्या में लेते हैं 25 और दूसरी संख्या लेते हैं 8, तो इस जगह पे हम लोग क्या करते थे कि 25 में जब आप 8 से भाग देते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ हमारा, तो 8 ये जो क्या कहलाता था, भाजक कहलाता था। 3 भागफल और 1 शेषफल और 25 तो भाज्य है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते थे कि भाग में भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल ये 4 चीज होता था, और साथ में इसकी जांच करने के लिए हम लोग एक इसके संबंध को भी जानते थे। इसमें संबंध है क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। बस ऐसा समझिए कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी इसी शर्त को पूरा करने के लिए है कि जब हम किसी भी एक भाज्य संख्या में किसी दूसरी संख्या से हम भाग देते हैं तो हमको दो नई संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। इस प्रकार से 25 और 8 जो संख्या दिया हुआ था, इसमें हम 25 में जब 8 से भाग दिए तो 3 और 1 ये दो क्या हुआ, नया संख्या प्राप्त हुआ। तो इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं, और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से इसमें भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें कहा जाता है कि किसी भी जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या अर्थात जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी क्या किया जा सके, पूरा भाग लगाया जा सके, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे 6, 10, 12, 18, 20, 36 ये सब जितनी संख्या, ये सब सारी क्या है, भाज्य संख्या है। तो किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय तरीका से लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में केवल और केवल एक तरीका से लिखा जा सकता है, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। जैसे इसमें से हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 210 एक संख्या लेते हैं, जब आप इसका गुणनखंड करेंगे, इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो 210 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, नहीं देखने, तो 210 में हम लोग को क्या मिला, इसके गुणनखंड में 2, 3, 5 और 7। तो 210 क्या है, भाज्य संख्या है। और इसको देखिए हम लोग लिखे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 के रूप में, जिसमें कि 2, 3, 5 और 7 ये चारों संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त आप इसको अगर किसी भी तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे, जैसे 2 गुना 3 है तो आप इसको 6 कर दें और 5 कर दें और 7 कर दें, तो क्या ये कोई अलग तरीका होगा? नहीं, ये गलत तरीका होगा। क्यों? क्योंकि 6 यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है। या कहेंगे इसको 2 गुना 3 हम रहने देंगे, और बाकी तब हमको क्या लिखना पड़ेगा, 35 को एक ही साथ लिखना पड़ेगा, 7 और 5 को मिला करके। लेकिन यहाँ 2 और 3 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 35 अभाज्य संख्या नहीं है, यह क्या है, भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग सिर्फ अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अद्वितीय तरीके से लिख सकते हैं, केवल एक तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहेंगे इसको हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे, कोई सा भी आप संख्या लेंगे, जैसे अब 12 को आप कहेंगे कि इसको देखिए हम 2 गुना 6 लिख सकते हैं, 3 गुना 4 लिख सकते हैं, है ना, या जैसे हम इसको 4 गुना 3, 6 गुना 2, यही है जिसको हम रिपीट कर दिए। लेकिन ये सारा क्या होगा, ये तरीका
ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 3 अभाज्य संख्या है लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार से तो हम लोग 12 को जब लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और इसमें जब आप देखेंगे तो 2 3 ये दोनों ही क्या है? अभाज्य संख्या। इस प्रकार से किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि भाज्य संख्या किसी संख्या को भाज्य संख्या साबित करने के लिए हम लोग अगर ये साबित कर दें कि इस संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तो वो संख्या भाज्य साबित हो जाता है। कोई भी संख्या जिसके बारे में आपको जानकारी लेनी है कि ये भाज्य संख्या है, तो ये साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसका गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे। अगर उसका गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड इस तरह से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आता है, एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और अभाज्य संख्या प्राप्त होता है, इसका मतलब वो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। और जिसमें केवल एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य संख्या उसमें शामिल नहीं होगा तो वो देखिए क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या नहीं होगा।